चलिए अभी जो भी क्वेश्चन भावना दीदी का चल रहा था और आपने इतना अच्छे से क्लैरिफाई किया, और बहुत बार हम लोग क्या कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये रोल का भी गला घोट रहे थे, वो जी नहीं पा रहे थे। जैसे कि आपने वो इसका भी बताया था कि आपकी मम्मी ने बॉडी छोड़ी थी तब आप रोए थे, और इतने इतने अच्छे से वो बताया कि जहाँ पे ये जैसे हम बाबा के ज्ञान में आने के बाद कि भाई अभी रोना नहीं है, तो उसको किस हाँ तरह से ले रहे थे, कहाँ सप्रेस्ड हो रहे थे, रोने का मन करते हुए भी नहीं रोते थे क्योंकि बाबा ने कहा है रोना नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग यथार्थ नहीं समझते थे। रोना है, उनके उनकी यादों को भी याद करना है, अच्छी यादें, लेकिन अब वहाँ इंटेंशन, वहाँ समझ ज्ञान की अलग है कि उसे किस यस तरह से हमें उनकी महसूसता, उनकी कमी, उस रूप में वो सोल हमारे सामने नहीं आएगी, ये भी पता है। यस लेकिन हाँ, वो हमसे जुड़ी हुई है, ये समझ भी अब मतलब ये समझ ही पक्की करके वो आंसू नहीं आते, वो अटैचमेंट वाले आंसू नहीं, लेकिन हाँ एक रिलेशन है तो वहाँ वो भावनाएं आएंगी ही, तो ये भी समझ में आया था। और जैसे कि आपने यस कहा कि अभी क्यों नहीं, वो बहुत दिनों से कोई भी ब्रह्म कुमारी वहीं पर क्यों अटकी हुई है, तो जैसे दीदी ने भी बताया कि लेने की जैसे रिसेप्टिविटी होगी वैसे बाबा देता है, तो कहीं ना कहीं हमारी वो रिसेप्टिविटी थी और हमारा मतलब वो अंदर चलता था कि मुझे ये जानना है, मुझे और ये क्वेश्चन हमारे अंदर वो मंथन चलते रहता है, तो शायद बाबा इसीलिए वो क्लैरिटी देते। और जैसे आपने कहा स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ भी यस ये समझ में आता है, जैसे आप लोगों से भी जो क्लास लेते हैं या भावना दीदी से भी क्लास लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें बाबा समय पर हमें बताता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताता है। तो वो जब जैसा समय आता है और जैसे हमने रखा हुआ रहता है बाबा के पास कि बाबा मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे ये समझना है, हमारी क्यूरियोसिटी की वजह से बाबा वो देता है, तो ये भी समझ में आता है। तो जो जैसा जहाँ क्यूरियस होगा वहाँ आंसर ना बाबा करे, वहाँ क्लैरिटी ना दे, ये हो ही नहीं सकता है। तो यस ये ड्रामा है, क्यूरेट चल रहा है, इसीलिए अब वो भी क्वेश्चंस नहीं है। और यही नहीं, केवल बहुत सारे त्योहार तो हम सेंटर्स पे भी मनाते ही है, जैसे कन्या पूजन, अभी सभी सेंटर्स पर कन्या पूजन की ये आई हुई है, निमंत्रण आए हुए हैं, यहाँ 2-3 सेंटर्स से कॉन्टेक्ट था। तो फिर कुछ दिन पहले पितृपक्ष का भोजन, वो भोग का सब जगह से देखा कि लिखा हुआ था बहुत, तो सारी चीजें तो हम कर ही रहे हैं ना, वहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ उसे अटैचमेंट का नाम क्यों, यहाँ वो कहीं ना कहीं लौकिकता का नाम क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली ये पर्व, ये सारे त्योहार, ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, स्पिरिचुअल मीनिंग उसका हमने समझा है बाबा के ज्ञान में आने के बाद। और अब उस तरह से जब हम जीते हैं यथार्थ समझ के, तो कहीं ना कहीं रोल का भी गला नहीं घुट रहा है, और हम भी बहुत खुशी से समझ पा रहे हैं, वो बैलेंस बना पा रहे हैं, वो सेंटर्स पे भी वो अंडरस्टैंडिंग उनकी भी समझ पा रहे हैं कि वो भी यस उसी दायरे में है, लेकिन बस वो कहीं ना कहीं ज्ञान के नाम पे अपने आप को अलग लेबलिंग कर रहे हैं, अलग दिखाना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं, गलत कुछ नहीं है, बस कुछ अलग सा चल रहा है और कुछ नहीं है। थैंक यू दीदी। थैंक यू मोनिवन, थैंक यू वेरी मच। यस विक्रम भाई। हाँ दीदी, उस कर्म के बारे में आपने पूछा ना, तो मैंने अभी उस पर सोचा, तो फिर मुझे मम्मी डैडी का और मेरे भैया दीदी और मेरा, हम 5 जन का रिश्ता याद आया। मतलब तो इस यस रिश्ते में ज्यादा से ज्यादा मतलब मम्मी और मैंने ही दिया है सबके लिए। मतलब तो भैया दीदी तो बहुत अमीर हो गए और हमने उन दोनों की बहुत सेवा की, डैडी की भी की। तो मैं यही सोचता कि भैया और दीदी फ्री हो गए और मैं ही फंस गया, मतलब मुझे ऐसा लगता था पहले। तो फिर मैं अभी देखता हूँ तो मैं मम्मी के लिए खाना बनाता हूँ, मम्मी बोलती ये बना वो बना, तो बना के मैं उसको खिलाता हूँ, तो वो धीरे धीरे मुझे बहुत आशीर्वाद देती है। तो फिर मैंने ये सोचा कि शायद ये मेरे कर्म पहले के अधूरे रह गए होंगे और भैया दीदी ने ये कभी पूरे कर दिए होंगे, तो इसलिए वो उनके नसीब में नहीं है, मतलब या उनके अभी डेस्टिनी में नहीं है, मतलब कि मम्मी की वो सेवा कर सके। मतलब तो मुझे ये क्लैरिटी आ गई कि अभी ये मेरा रहा हुआ है, मतलब मम्मी की सेवा करना। डैडी की भी मैंने बहुत सारी की थी, मम्मी और मैंने, तो डैडी चल बसे, लेकिन अभी मम्मी की बाकी है, तो मैं अभी खुशी खुशी से करता हूँ, उसकी कंप्लेंट नहीं करता कि भैया फ्री हो वेरी गया। वो फोन भी नहीं करता, कुछ पैसे का भी पूछता नहीं, कुछ नहीं, मतलब एकदम फ्री बर्ड है। मतलब वो दीदी थोड़ा थोड़ा देखती है कभी कभी, उसको जैसे पॉसिबल होगा, लेकिन सब मुझ पर ही, मतलब मम्मी का।
तो ये अच्छा है, मतलब कि अपना रहा हुआ बाकी जो टाइम हमको चांस देता है, मतलब वो दुरुस्त करने के लिए, वो रोल प्ले करने के लिए, और हम फ्री हो जाते हैं। अगर हम रजिस्ट करें तो फिर ये टकराव तनाव निर्माण हो जाएगा, और हमारे कर्म खराब हो जाएंगे, और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर हिसाब किताब। वेरी नाइस, थैंक यू विक्रांत भाई। कि आपके साथ जो हो रहा है कि सारी जिम्मेदारी आपको उठानी है, आपको कोई सही से मिल नहीं रहा है, मैं हमेशा आपसे डिमांड की जा रही है ना। पहले कहीं ना कहीं आपको उन सब चीजों से तकलीफ हुई जरूर है कि मैं ही क्यों भाई के पास तो इतने पैसे हैं, तो मेरे से ये आशा क्यों है सबको, बहन सेटल्ड है तो मैं ही क्यों करना है मम्मी का, क्यों मम्मी की अकेले अब मैं जिम्मेदारी निभाऊं। तो ये क्वेश्चन पहले आपके बहुत आए, मगर बाबा ने धीरे धीरे जैसे कर्मा का नॉलेज आपको क्लियर किया, आप उस दुख से बाहर निकले, उस तकलीफ से बाहर निकले, एंड आज जिस विजन से आप देखते हो, देख लो वहाँ पे उनकी दुनिया वैसी ही चल रही है, तो आज आपकी दुनिया बदल गई। आज आप सुख से, खुशी से, आनंद के साथ जी रहे हैं। चीजें वही है, देखने का नजरिया बाबा ने बदल दिया, एंड कितनी क्लैरिटी के साथ में कि जिसके जिसके जितने जितने कर्म है वो उससे उतना ही ले पाएगा या दे पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। ये क्लैरिटी आ गई तो आज आपने कंपेयर करना बंद कर दिया, अपनी तुलना अपने भाई के साथ, अपनी तुलना अपने बहन के साथ, वो करना बंद कर दिया, है ना। अरे भाई तो बड़ा है, इतना पैसे वाला है, मैं वो नहीं देखता, मैं अकेला ही क्यों देखूं माँ को, और ये कंपैरिजन बंद किया। इसलिए आज आप अपने कर्म से कर्मातीत अवस्था पे पहुंचने पे शुरू है आपकी जर्नी। अगर वो कंपैरिजन किया होता तो आज आप अपना कर्तव्य निभा नहीं पाते एज ए बेटा, और जितना भी आपका लायबिलिटी है मम्मी की तरफ वो खत्म नहीं कर पाते, है ना। और अगर समझो ये नॉलेज करना भी रहता, कुदरत हमसे वो करवाती ही है कैसे भी करके, मगर फिर वो रो रो के करना पड़ता है ना। तो जो बाबा हमें बोलता भी है ना, अगर खुशी से करो मेरे रहते तो कर लो, नहीं तो आखिर में आओगे तो सजाए खाकर भी मैं तुम्हें कर्मातीत अवस्था कराकर ही परम धाम ले जाऊंगा, कर्जे के साथ नहीं। मतलब रोना पड़ेगा, है, तुम्हें नॉलेज क्लियर नहीं होगा तो रो रो के तुमको तुम्हारे कर्मों को खत्म करना होगा। तो वक्त से पहले जब हमें नॉलेज क्लियर है, एक्सेप्ट किया उस नॉलेज को, जीवन में यूज किया, अपना देखने का दृष्टिकोण बदल दिया, तो हम खुशी के साथ में अपने कर्मों को सेटल करते हैं। वेरी वंडरफुल आपने ये बात बताई है विक्रांत भाई, थैंक यू वेरी मच। ये हो गया आपका कर्मों का रिश्ता इंसानों के साथ था। जहाँ जहाँ तुम्हारे कर्म इंसानों के साथ है, आपने बहुत अच्छे से उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, एंड बड़ी खुशी उमंग के साथ में सेटल करने के लिए भी आगे हाथ बढ़ा है। थैंक यू, वेरी नाइस। या वीना बहन, मुझे लगा आपको कुछ बोलना है, इसके लिए कब से अनम्यूट किया है आपने। ठीक है। तो दीदी देखने का दृष्टिकोण तो हर एरिया में बदल ही गया है। जैसे पहले ये सोच थी कि बेटा है तो बेटे को माँ बाप के लिए करना ही है, करना ही चाहिए, इट्स मेंट टू बी दैट वे, नो अदर वे। दूसरा, अभी भी कभी कभी हम देखते हैं कुछ टीवी में या कहीं फोन पर वो एड्स की तरह आ जाते हैं जहाँ पर ये दिखाते हैं कि वो जो काफी ओल्ड लोग हैं उनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया है, ऐसी दयनीय हालत में हैं, उनके साथ ये हो रहा है, वो रो रहे हैं, इस तरह से दिखा रहे हैं। तो अभी वो बातें वो अपील नहीं करती हैं। हाँ, क्योंकि पता है कि ये जिसके साथ जो हो रहा है किस कारण से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ हम सिंपैथाइज नहीं करेंगे या हमें कभी चांस मिलेगा तो हम हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन अब वो
वेस्ट थॉट्स बिल्कुल नहीं है, क्लैरिटी है। Yes. ये Yes. बेचारे क्यों ऐसे, वो क्यों छोड़ के चले गए, आजकल का जमाना ही ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, वो इस तरह से भावुक कर देते हैं, ऐसे ऐसे सीन्स दिखाने की कोशिश करते हैं। तो Yes. जैसे इवन अपने पेरेंट्स से भी एक्सपेक्टेशंस रहती थी Yeah. आफ्टर आई गॉट मैरिड, कि वो हमारे फैमिली में किस तरह से वो लेना देना, मतलब लेने देने से भी ज्यादा वो सम्मान देना, Yeah. ससुराल वालों को बहुत ज्यादा वो तीज त्योहार पर भेजना। तो कंपैरिजन होता था कि मेरी दिरानी के घर से क्या आता है या मेरे घर से क्या आता है, थिंग्स लाइक दैट। और कभी कभी जजमेंट्स भी होते थे। तो Yes. और दूसरा, मेरे भाइयों में से भी कौन मेरे पेरेंट्स को ज्यादा देख रहा है, तो ऐसे लगता था जो नहीं देख रहा है उसको समझ नहीं है, वो देख नहीं रहा उसको समझ नहीं है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इस तरह के थॉट्स आते थे। अभी तो सबके लिए जैसे कि एक तरह से वो संभाव हो गया है, क्लैरिटी हो गई है कि जिसने करना है वो ही करेगा, और वो दिख रहा है ना। जो जो कर रहा है ज्यादा, वो खुशी से कर रहा है, बहुत खुशी से कर रहा है, बराबर कर रहा है अपनी ड्यूटी। वो कभी ये भी नहीं बोलता कि मुझे नहीं करना है या क्या। ऐसे नहीं कि दूसरा नहीं कर रहा, लेकिन मेजर जो वो उनका ख्याल रखना फिजिकली इमोशनली वो एक भाई कर रहा है। तो मतलब अभी वो है, कोई वो नहीं है, दूसरी कोई थॉट नहीं है, विकल्प नहीं चलता है। तो उस तरह से तो हर एक एरिया में, इवन नेचर के एरिया में कहें या फिर कौन सी जगह पर हम रह रहे हैं, क्यों हम यहाँ पर हैं, क्या कारण है। जैसे आपने भी एक बार बताया था कि वो एसी की कुछ बात थी कि हम जितना Yeah. एसी यूज करते हैं, तो जितना हमारी वजह से वो वार्मिंग बाहर हो रही है, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वार्म करने में। और फिर वो हमारे पास लौट के आएगा, वो हीट या जो भी है उसका स्ट्रोक हमारी तरफ आएगा ही आएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ क्यों रहते हैं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। हम ये देखें कि हम क्या करते हैं हमने क्या क्रिएट किया हुआ है, और जो हमने क्रिएट किया है उसके फलस्वरूप जो भी हमारे सामने आ रहा है। तो हमारी दृष्टि, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है, अपने को चेंज करने के ऊपर है। तो ये तो बहुत मतलब मेजर डिफरेंस पहले में और अब में आया दीदी। थैंक्स टू यू दीदी। ओम शांति। वेरी नाइस। थैंक यू भावना बहन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर भी आपने समझाया कि भले 3-4 भाई बहन हो, मगर एक ही भाई अगर माँ बाप का ध्यान रखता है, तो अब अभी हमारा देखने का दृष्टिकोण बदल गया कि उस भाई का ही कर्मा का हिसाब उन माँ बाप के साथ में बचा था, इसलिए उसको मौका मिला है और वो बहुत खुशी से उसको निभा भी रहा है। नहीं अगर ये ज्ञान होता तो हमें क्या क्वेश्चन रहता, अरे बाकी के भाइयों को तो परवाह ही नहीं है माँ बाप की, ये नहीं है, उनके संस्कारों की बात तक हम कर बैठते। और यहाँ पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम अपने कर्मों को क्रिएट कर रहे हैं किसी के लिए ऐसे गलत संस्कार करा के। तो नॉलेज की क्लैरिटी हमें कितना कर्मों को संभालता है, क्रिएट करने से बचाता है, जैसे ही हमें ये अनुभव होता है इन बातों को लेकर। तो थैंक्स भावना बहन फॉर शेयरिंग एंड गिविंग मोर एनलाइटमेंट टू फॉर दिस थिंग्स। यस सौम्या बहन। ओम शांति दीदी। अच्छा। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है, जैसे मैं जब बचपन से, जब 5 साल की थी, तब से ही मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम बहुत था, और तब से ही मेरा दवाई शुरू हुआ था। और अभी 3 साल पहले तक मैं दवाई लेती थी, दवाई लेके ही उसको क्योर करती, मतलब टेम्परेरी उसको करती थी, अवॉइड करती थी। मतलब सांस लेने को भी मुझे मुश्किल होता था, ऐसा था मेरा हाल। विंटर में तो मैं मुंह सारा दिन ओपन ही रहता था, मतलब वैसे दम घुटता है ना, वैसा ही होता था। वो इतने साल तक मैंने सफर किया है उसको। मगर अब 3 साल पहले मैं जब ये दूध छोड़ा ना, तब से 2 महीने में वो पूरा इतने साल का 35-40 इयर्स का जो था, वो 2 महीने में खत्म हो गया मेरा। ये मुझे वंडर लगा कैसे करके।
बाद में मैं वही रियलाइज किया कि मैंने बहुत जीव जंतुओं का गला घोटा होगा, मतलब सांस को लेने के लिए मुश्किल किया होगा, क्योंकि बहुत से जीव है जो हमें दिखाई भी नहीं देता है, वो हम कर देते हैं। और गायों को भी बहुत ये किया होगा, कोई भी पता नहीं, बहुत सारे जीवों को किया होगा। ये मुझे रियलाइज हुआ अंदर से। तो वो Yes. अब तो मतलब वो सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, मेरा जो था वो हो गया, खत्म हो गया। नेचर ने मुझे फिर से टाइम दिया, वो उसको रियलाइज करके मैं अप्लाई किया। उसको भी ये वैलिड, मतलब ये लगता है जब मैं नॉलेज मिलने के बाद अगर नहीं करूँ तो फिर से शायद रहा होगा, मगर अब नहीं है, मतलब मैंने वो रियलाइज किया इसके वजह से। Yes. वेरी नाइस। बहुत अच्छा सौम्या बहन, आपने आपका ये अनुभव शेयर किया कि अस्थमा जो है वाकई में कुदरती देनी है तुम्हें समझाने के लिए कि तुम जो नॉलेज कुदरत में इंटरफियर करते हो, उन्हीं की दूसरे जीवों को जब हम तकलीफ पहुंचाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुशी के लिए, हम अच्छा सा रहे इसके लिए हम दूसरों की परवाह किए बगैर जब जीते हैं ना, सिर्फ मुझे ही जीना है, जब वो होता है ना तब जाके इस तरह से हमें कोई ना कोई बीमारी आती है। एंड कुदरत हमें वो बार बार समझाती है, जब तब तक तुम्हें रियलाइज नहीं होगा तुम्हें ये महसूस वो कराती रहेगी। और जिस दिन तुम्हें वो रियलाइज हो गया तुम्हारी मिस्टेक एंड तुमने कदम उठाया अपनी मिस्टेक को सुधारने में, तुरंत तुम देखोगे कुदरत भी तुम्हें साथ देना शुरू करती है। तो यहाँ पे बहुत तुम्हें क्लियर हुआ कुदरत का एक और रूप कि कुदरत जो है वो सिर्फ हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हमें कॉर्नर करती है, सही रास्ता दिखाने के लिए हमें कॉर्नर करती है। जिस दिन हमें वो महसूस हो गया, हमने समझ लिया और अपने आप में बदलाव लाया, वो तुरंत ही हमें सपोर्ट भी करना लग जाती है। तो वो बहुत दयालु भी है एंड वैसे ही उतनी ही वो स्ट्रिक्ट भी है। मगर क्या वो वाकई में कुदरत हमारे जीवन में इंटरफेयर करती है? फिर ये क्वेश्चन आता है। और तब मुझे ये बात समझ में आती है कि कुदरत इंटरफेयर नहीं करती, मगर एज द लॉ जो कर्म तुम करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो उसका जब फल मिलता है वो हमें जब परेशान होती है, हम फल मिलने पे हमें जब परेशानी होती है, तो उस परेशानी के साथ में जब हम सबक सीख जाते हैं तो वहीं पे हमें हमारी सजाएं कम हो जाती है। तो ये रिलेट किया मुझे बाबा ने, जैसे जेल में कोई कैदी को सजा दी जाती है, 14 साल का वनवास जेल में उसको दिया जाता है। वो जेल में सजा काट रहा है, 10 साल वो सजा काटता है, वह बहुत रियलाइजेशन के साथ में, पछतावे के साथ में वो जी रहा है वहाँ पे, अपने हर हरकत को सुधार लाता है। तो जैसे ही वो वहाँ के जेलर को, वहाँ के लोगों को वो बात समझ में आती है, जो अथॉरिटी पर्सन है उन तक वो जब ये बताया जाता है, रिपोर्ट दिया जाता है, तो उसको 14 साल के बदले 10 साल में ही रिहाई दी जाती है जेल से, है ना। उसको जेल से छोड़ा जाता है अच्छे बर्ताव की वजह से, अच्छे उसके संस्कारों की वजह से, उसमें जो चेंज आया उसके लिए उसको 4 साल का गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। सेम वो अप्लाई किया जाता है यहाँ पर भी, एज पर अगर आप देखोगे नेचर के लॉ में, जिस वक्त तुम्हें वो रियलाइजेशन हो जाता है अपने मिस्टेक्स के बारे में, एंड अपने मिस्टेक्स को सुधार के जब तुम अपना जीवन सुधार लेते हो, सुधारना शुरू करते हो, उस रास्ते पे चलना शुरू करते हो, एंड देखते हो कि तुम्हारे पे अपने आप ही वो सजाएं कम होने लग जाती है। और यही यकीन मुझे कभी कभी बहुत अपने ऊपर भी रहता है। जिस दिन मेरी भी सजाएं खत्म हो जाएगी ना, ये मेरे दिल की बात मैं बता रही हूँ आप सबको, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखों की रोशनी जो अभी जो डीम हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक होप मैं रखती हूँ
खाने पीने के मामले में मैं नहीं रखती, क्योंकि वो ऑर्गन ही नहीं है मेरे पेट में, स्टमक ही नहीं बचा है, तो उसके लिए मेरे को कोई आशा नहीं है कि मैं खा सकती हूँ। मगर ये दृष्टि के हिसाब से, विजन के हिसाब से मुझे बहुत बार ये लगता है कि जिस वक्त मेरे वो कर्मास का है, वो जो दृष्टिकोण है मेरा देखने का, जिस वक्त मेरा पूरा कंप्लीट होगा, वहाँ पे भी मुझे रियायत मिल जाएगी। हो सकता है सब क्लियर दिखना शुरू हो जाए। तो ये वो एक मेरा अनुभव है विथ सौम्या बहन। ओम शांति। ओम शांति। ये जय माता। ठीक है, मुझे तो यहाँ रहने के लिए, तमिलनाडु में रहने के लिए अच्छा नहीं लगता था। मैं तो पूरा बेंगलोर में कैलाश में रहता था, फिर उसका बाद में सब हिली प्लेस में रहता था। यहाँ तो बहुत गर्मी है। फिर मैं बाबा से पूछकर सोचा था, ये यहाँ से मेरा कर्म बहुत है, यहाँ से लोग से ये कर्म छूट करने के लिए बाबा यहाँ भेजा होगा, नहीं क्या? इसलिए वो मुझे तसल्ली दिया। दूसरा बात है, हमारा पड़ोस में ये है, इन लोग मुझसे कम उम्र वाले हैं, मगर सब मदद उनको ये आने से आप निकाल कर रखिए, वो होने से उन लोग बार बार जाता ही है। मैंने सोच रहा था इनका भी मेरा कर्म है, इसलिए मैं ये सेवा, इन छोटा होने से भी मैं ये सेवा करना पड़ता है। वो दूसरा बात है। तीसरा बात है, हम कभी भी किसी को कोई मदद करने से भी मैं सोच रहा था इनका कर्म में, इनका देना था मेरा, इनका मदद करना था मेरा कर्म में, इसलिए इनको हो जाता है। मैं तो मदद किया, मैंने नहीं सोचती हूँ, इनको देना था वो चला। बहुत अच्छा। एंड यही आपकी सोच जब आपने बदली तो आपको बहुत आसान, बहुत इजी हो गया अकेले भी एंड ऐसी जगह पे रहना जो आपके इसके लिए कंफर्टेबल नहीं था, आपकी लाइफ के लिए वो कंफर्टेबल नहीं था। जैसे आपने बताया कि आप पहले काफी हिली एरियाज में रहे, मतलब जहाँ ठंडक है, मौसम जो है काफी फेवरेबल रहा है, पर अभी आप चेन्नई रहते हो जहाँ बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट है। तो वेरी वंडरफुल, आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि आपके कर्मास बाकी है, आपका कुछ रोल बाकी है वहाँ पे करने का, इसके लिए कुदरत ने आपको वहाँ तक पहुँचाया है। तो कितना इजी हो गया आपको वहाँ पे इस गर्मी को, इस कंफर्ट जोन से आपको निकलकर जीने को आसान कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच जया माता, आपके अनुभव को शेयर करने के लिए। इसके साथ हमारा टाइम भी हो गया है आज। कल मिलते हैं। कल इसी तरह हम और भी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, मगर मेन पॉइंट हमारा ये कर्मा का ही रहेगा। सब लोग अपने अपने अनुभव याद करके आना, किस तरह आपके अनुभव किया है, क्या वो कुदरती था, इंसानी था, या और भी दूसरे हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी जी, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, बाबा। ओम शांति दीदी, आपका विश्वास जीतेगा, एक दिन आप देखेंगे अच्छी तरह से। जी दीदी, यहाँ भी ये शुभ भावना है, आपके प्रति शुभकामना है। आपको फुल विजन देंगे बाबा, कुदरत मदद करेगी आप।